फ्री हो रहे हो, अपना बच रहा है लेकिन, है ना। पॉसिबल नहीं है बेटा, रेगुलर क्लासेस चल रही है ना, चक्कर ये है। संडे को तो लेनी पड़ेगी फिर मुझे, और क्या करूं। फिर नहीं आना पड़ेगा ना आपको। नहीं तो अब बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं लगेगी ना, तुम्हारा बर्डन कम रहेगा ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा, बताना एक बार। जयंत, ज्योति, एनीवन? एक सेकेंड ना। हाँ चलो आगे स्टार्ट करते हैं फिर अपन। डोरमेंट कंपनी पढ़ेंगे आज अपन। सेक्शन 8 कंपनी तक कल अपन ने लिया था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। इसको लाइसेंस देता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको छूटी मिलती थी। नॉर्मल कंपनी को 21 दिन का नोटिस देना है, इसको कितने दिन का? 14 डेज का। क्या पार्टनरशिप फर्म इसका मेंबर बन सकती है? बन सकती है। अच्छा इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता है। तो सेक्शन 8 कंपनी हमने पढ़ी थी, एसोसिएशन, फॉरम, फेडरेशन, ऐसे वर्ड यूज कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि फ्रॉडुलेंटली कंपनी बनाई गई है, लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लाइसेंस रिवोक कर सकती है। रिवोकेशन से पहले क्या देगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। और क्या है? 3 तरीके के ऑर्डर दे सकती है, याद आ रहा है? नाम बदलो, स्टेटस बदलो, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड अमालगमेशन विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट कंपनी। याद आ रहा है? सिमिलर ऑब्जेक्ट कंपनी में ही लेकिन अमालगमेशन संभव है। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो अमालगमेशन नहीं हो सकता। हम पढ़ने जा रहे हैं अब डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट पार्टनर पढ़ा था, स्लीपिंग पार्टनर का ही दूसरा नाम था। डोरमेंट मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है। मतलब ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, किसी असेट को होल्ड करने के इरादे से बनाई गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के इरादे से बनाई गई है। आज के दिन इस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आज के दिन इस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। ये कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, किसी असेट को होल्ड करने के इरादे से बनाई गई है, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के इरादे से बनाई गई है। ये कंपनी या इनएक्टिव कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन दे सकती है और कह सकती है कि हमें डोरमेंट कंपनी घोषित कर दो, क्योंकि डोरमेंट कंपनी को क्या मिलती है बेटा? एग्जेम्पशंस, छूटें मिलती हैं। ठीक है, तो वो डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब पिछले 2 सालों में इन्होंने या तो फाइलिंग वगैरह टाइम पे आरओसी के पास नहीं की है, या कोई भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है इन लास्ट 2 इयर्स, तो उनको बोला जाता है इनएक्टिव कंपनीज। क्या चीज दी हुई देखो, दिस कंपनीज फॉर्म्ड फॉर्म किस लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते हो ना, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना। हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बनी किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, एसेट के लिए बनाई गई है, होल्ड करने के लिए। इनएक्टिव कंपनी ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आरओसी के पास एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं की है। ये दोनों कंपनियां क्या कह सकती हैं? आरओसी से कह सकती हैं कि हमें डोरमेंट कंपनी घोषित कर दो। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी आईसीआई से। तो एक बार आईसीआई ओपन करते हैं, टॉपिक तुम्हें वहां से कराती हूँ। आईसीआई जो है इसके अंदर डोरमेंट कंपनी, ये देखो सेक्शन नंबर है 455। क्या कहना चाहता है देखो बेटा, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है। किसको एप्लीकेशन दे सकती है?
रजिस्ट्रार को कि हमें क्या करो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। इनएक्टिव कंपनी कौन होती है? जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है और पिछले 2 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल नहीं किए हैं। इनएक्टिव कंपनी कौन होती है? जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, पिछले 2 सालों में आरओसी के पास एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग नहीं की है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? इट मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब इन 4 के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये 4 जो यहां दिए हुए हैं ना, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। लैंग्वेज से समझो, ये 4 जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इन 4 के अलावा कोई 5वां होगा ना, वो किसमें ले लिया जाएगा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल वाले ट्रांजैक्शन है। कौन कौन से? जैसे पहले देखो, एक कंपनी ने रजिस्ट्रार को फीस का पेमेंट किया, ये तो उसके लिए कंपलसरी है ना। अगर आरओसी को फीस का पेमेंट नहीं करेगी तो पेनल्टी लग जाएगी, तो इसमें उस कंपनी ने कोई महान काम नहीं किया। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आरओसी को फीस का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ता है, वो ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, तो इसको अगर आपने नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगती। अगर आपने आरओसी को फीस का पेमेंट किया, इट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दूसरा, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को या किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने कुछ पेमेंट कर दिया, आपने एक्ट की रिक्वायरमेंट या लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ पेमेंट कर दिया, वो तो आपको करना ही पड़ता। अगर एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करोगे तो एक्ट पेनल्टी लगाता है और पेनल्टी आपको देनी पड़ती, उससे बचने के लिए आपने पेमेंट किया। समझ आ रही बात? इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर? 2। पब्लिक में कम से कम कितने? 7। हर एक को एक एक शेयर लेना कंपलसरी होता है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने शेयर अलॉट कर दिए, आपने शेयर अलॉट कर दिए, तो आपने कोई महान काम नहीं किया, ये काम करना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर्स होने ही चाहिए। समझ आ रही है? इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लास्ट, कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उसे अपना मेंटेनेंस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करके रखना पड़ता है, प्लस रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ते हैं जिंदगी भर और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है? जैसे वाइंडिंग अप, ये आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पेपर तो कंपनी को रखने पड़ते हैं जिंदगी भर। बाकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होती है वो कितने सालों की मेंटेन होती है? 8 ईयर्स। तो अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये तो एक्ट में लिखा है, आपने कोई महान काम नहीं किया। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। ये कर लेना, यहां पे अभी तक कोई केस स्टडी बनी नहीं है, बनाई जा सकती है, बाकी इसमें थ्योरी के अलावा कुछ बनता नहीं है। दोबारा रिवाइज करवा रही हूं, है क्या? सुनो, डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, असेट को होल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। ऐसी कंपनी और इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं आरओसी को कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। इनएक्टिव कंपनी वो होती है जिसने पिछले 2 सालों में कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, पिछले 2 सालों में आरओसी को एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग टाइम पे नहीं की है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है अदर देन दीज 4 ट्रांजैक्शन, यानी ये 4 जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला, आपने फीस का पेमेंट किया कंपनी ने आरओसी को, मजबूरी थी। ठीक है? एक्ट या लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पेमेंट किया, मजबूरी थी। शेयर्स का अलॉटमेंट किया एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, मिनिमम मेंबर, मजबूरी थी। ऑफिस मेंटेन किया, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, मजबूरी थी, करना ही पड़ता। ठीक है? तो इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, मेरा दिमाग क्या कहता है, केस स्टडी बनाएगा तो कैसी बना सकता है? भाई फॉरेन कंपनी में भी पहले थोड़ी ना आई हुई थी, अब बना दी, तो बना रहा है। तो अगर बनाएगा तो कैसे बना सकता है कि एक कंपनी जो है उसने
शेयर्स को अलॉट किया है, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो कंपनी का ये क्या कंपनी इसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में लिया जाएगा, क्या कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अभी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप याद रखना, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और नाम से क्लिक कर लेना, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, स्लीपिंग पार्टनर वाला है ना, मतलब आज के दिन इसका कोई काम नहीं है। किसके लिए बनी है? फ्यूचर प्रोजेक्ट, असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अपन क्यों चाहते हैं? एग्जेम्पशन मिलती है, छूटे मिलती हैं, इसलिए लेने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर बनता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड गलत हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है बेटा, ये कॉर्पोरेशन नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अथॉरिटी है। हाँ, जैसे फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, अथॉरिटी का नाम था ना, जो फर्म को रजिस्टर करता था। यहां पर जो है आरओसी के पास पावर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैं हर जगह वर्ड बोलूंगी आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अथॉरिटी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसके बाद ये जो टॉपिक आ रहा है, ये शॉर्ट नोट में से पूछा जा सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। 271 के अंदर पब्लिक कंपनी थी, आरओसी। हाँ, सबका मतलब यूजुअली अलग अलग होता है, यूजुअली 2 स्टेट्स एक्सेप्शन है, बाद में बताएंगे। ठीक है, एक स्टेट में यूजुअली एक होता है, कई बार 2 भी होते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई, पब्लिक कंपनी का सेक्शन था 271 और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेक्शन है 272। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन 5 चीजों को लिया जाएगा। 5 विल बी इंक्लूडेड इन द पीएफआई। पहला क्या है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इनको पीएफआई माना जाएगा, उनको मानेंगे। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इस बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन पहले किससे परामर्श ली? आरबीआई से। 5 को अपन लेते हैं पीएफआई में। एलआईसी, जो कि एलआईसी एक्ट 1956 के अंदर बनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट में क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। किसी भी इंस्टीट्यूशन को पॉइंट नंबर 4 या 5 के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है कि ये पीएफआई है, उससे पहले 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर्म्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, पीएफआई का निर्माण किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली विद सेंट्रल, पार्टली विद स्टेट और विद स्टेट गवर्नमेंट, यही था गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली विद सेंट्रल, पार्टली विद स्टेट, यही पढ़ा था। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई। पहला, सेंट्रल या स्टेट एक्ट में बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन मत लिख के आना, उसकी डेफिनेशन लिख के आना। एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली विद सेंट्रल, पार्टली विद स्टेट, याद रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और आईसीआई से करेंगे। आईसीआई ओपन कर देते हैं। ठीक है, निधि कंपनी, बीच में एक छोटी सी कंपनी आई है। निधि कंपनी वो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके बोल दे इसे निधि कंपनी माना जाएगा तो माना जाएगा। वैसे कुछ कुछ बैंकिंग कंपनी जैसी होती है, बैंकिंग कंपनी जैसी होती है। बैंकिंग कंपनी तो क्या होती है? पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक को देती है। ये निधि कंपनी क्या होती है? अपने मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है। मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, मेंबर्स को ही पैसे उधार देगी, मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है।
थ्रिफ्ट कॉस्ट कटिंग पे बेस्ड है, सेविंग को प्रमोट करो, खर्चे कम करो। निधि कंपनी का यही काम होता है, कुछ कुछ बैंकिंग कंपनी जैसी है। बैंकिंग कंपनी अलग कंपनी है। पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग कॉन्सेप्ट है। पब्लिक फाइनेंशियल बैंक्स भी करते हैं, लेकिन सारे बैंक थोड़ी ना कवर होंगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक टर्म है। छोटे लेवल के कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते क्या, वो यहाँ कहाँ कवर हुए तुम्हारे? अच्छा, इसके अंदर देखो मैंने क्या बोला, पीएफआई मैंने तुम्हें कवर कराया, अपन रिवाइज करेंगे फिर यहां से लेंगे। पीएफआई में 5 चीजें लेनी थी, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। 2 चीजें पूरी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है एज अ पीएफआई। पहला, सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो यहां कैसे लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन नंबर 272। 271 में तो आता है तुम्हारा पब्लिक कंपनी, 272 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 268 था तुम्हारा प्राइवेट कंपनी का, गवर्नमेंट का था 242, फॉरेन का था सॉरी गवर्नमेंट का था 245, 245, फॉरेन कंपनी का 242। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फॉलोइंग्स आर रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमने बोला एलआईसी, एलआईसी एक्ट के अंदर बनी है। एक्ट का ईयर वही है बेटा जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट का था, 1956, याद रहेगा। पुराने कंपनीज एक्ट का यही तो है, कंपनीज एक्ट 1956 था ना। ठीक है, दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड अंडर यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002, इतना कर लेना बस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बोलोगे मैम ये तो पुराने वाला एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना, तुम सीधे क्या करोगे, अंडर सेक्शन 465 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 465 भी याद करने का तरीका बता सकती हूँ, अगर हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। 464 में था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50, याद आ रहा है। पार्टनरशिप एक्ट में था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बताया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में, उसी का अगला सेक्शन है ये 465। 465 क्या लिखा हुआ है देखो, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 465 ऑफ द एक्ट, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। देखो शॉर्ट में याद करना है वो भी तरीका बता दिया, लॉन्ग में याद करना तो ईयर याद करने के तरीके लिंक करके बता दिए, अगर हो तो कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, आईसीआई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी है, स्टैचुरी कंपनी है, आईसीआई स्टैचुरी कंपनी है, फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अपना ये आईसीआई एक्ट पास हुआ था, उसके अंदर बनी थी, जैसे आरबीआई बनी है ना वैसे ही आईसीएसआई भी, हमारा इंस्टीट्यूट भी वही बना हुआ है, सीएस इंस्टीट्यूट भी। क्या लिखा है देखो, कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई, पहला किसमें बना होना चाहिए, और दूसरा पढ़ लो गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन है या नहीं है। मैंने तुमसे बोला ना पूरा गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन लिखनी है, यही है कि नहीं बताओ। 51% पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल के पास स्टेट के पास, पार्टली विद सेंट्रल पार्टली विद स्टेट, यही पढ़ा था ना अपन ने। तो आई थिंक पीएफआई पे आए तो शॉर्ट नोट इजीली लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 272, सेक्शन नंबर 272। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक खत्म हो गया, बड़ा टॉपिक था हमारा, हमने फिनिश कर दिया है। अब टॉपिक आ रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को बनाना, एक कंपनी को बनाना, इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। प्रोमोटर का टॉपिक हमें अभी लेना है वहां से, देखो एक बार मैं समझा देती हूँ, प्रोमोटर्स ले लेते हैं फिर यहां पे वापस आएंगे, प्रोमोटर्स का टॉपिक वहीं से लेना है। अच्छा, प्रोमोटर कौन होते हैं भाई,
सबसे पहले कंपनी बनाने का आइडिया एक बंदे के दिमाग में आता है, उसे प्रोमोटर कहते हैं। वन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज अ प्रोमोटर। वन हु प्रोमोट्स अ कंपनी इज अ प्रोमोटर। भाई कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आएगी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पर कंपनी को बनाने के लिए जरूरी कदम उससे पहले उठाए जाते हैं उसके प्रोमोटर्स के द्वारा। भाई कंपनी जो है उसके एमओए एओए को बनाना, उनकी वेटिंग कराना, स्टैंपिंग कराना, कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह फाइनल करना, ठीक है, लॉयर अपॉइंट करना, सीए हायर करना, ये सब काम उसके बिहाफ पे कौन करते हैं? उसके प्रोमोटर्स। ठीक है। सेक्शन 268 था प्राइवेट कंपनी का, सेक्शन 269 है प्रोमोटर का। प्रोमोटर क्या कहता है? प्रोमोटर वो कम है जिसका नाम, अगर आपको पता करना है कि कंपनी का प्रोमोटर कौन है, तो आप क्या देखोगे? ऐसा बंदा जिसका नाम कंपनी की एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रोमोटर दिया गया है, वो प्रोमोटर है। हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड एज सच इन एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। आपको पता करना है कंपनी का प्रोमोटर कौन है, दो डॉक्यूमेंट देख लो, वहां इसका नाम जरूर आता है, एक तो प्रोस्पेक्टस और एक एनुअल रिटर्न। ठीक है। तो प्रोमोटर कौन है? जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रोमोटर दिया गया है, वो प्रोमोटर है। जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे डायरेक्टर की तरह हो चाहे शेयर होल्डर की तरफ हो। जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है वो डायरेक्टर है। जिसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बीओडी काम करता है, वो प्रोमोटर है। तीन चीजें बताई। जिसका नाम कंपनी की एनुअल रिटर्न या फिर प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रोमोटर दिया गया है, वो प्रोमोटर है। जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो कौन है? तुम्हारा प्रोमोटर। जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट इज प्रोमोटर। और जो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है इज नॉट अ प्रोमोटर। जैसे मैं एक प्रैक्टिसिंग सीएस हूं, कंपनी सेक्रेटरी, कोई बंदा मेरे पास आया और बोला कि मैम हमें एक कंपनी बनवानी है, और हमने उसे एक कंपनी बना के दे दी। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं, मैं उस कंपनी की प्रोमोटर नहीं हूं। जो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है वो प्रोमोटर नहीं होता। ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रोमोटर दिया हुआ है, वो आपका प्रोमोटर है। जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर की तरह, चाहे डायरेक्टर की तरह, चाहे अदरवाइज। ठीक है। जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बीओडी काम करता है, वो प्रोमोटर है। बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, वो बंदा कौन है? प्रोमोटर है। डलवा दिए जाते हैं एनुअल रिटर्न में। हाँ, डलवा दोगे ना आप, लेकिन इनिशियली जिसने कंपनी बनाई थी उसका नाम तो आ ही रहा है ना पेपर्स में, उसका खत्म थोड़ी ना हो गया। हाँ, प्रोमोटर वो है जो कंपनी को बनाने के लिए सर्विसेज देते हैं, यूजुअली वही है। जैसे अपन बोले ना, रिलायंस ग्रुप के लिए धीरू भाई अंबानी, अपने इन्फोसिस के लिए बोले सुधा मूर्ति, कृष्ण मूर्ति है, नारायण मूर्ति, तो वो हो गए कि नहीं हो गए बताओ? तो फाउंडर है वो, एक तरीके से प्रोमोटर वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है उनके लिए। हाँ, क्या दिया यहाँ पे देखो, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रोमोटर। जिनके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी बनाने का, वो कौन है? प्रोमोटर। जो कंपनी को बनाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाते हैं, वो कौन है? प्रोमोटर। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखोगे, जो बंदा सिर्फ किस कैपेसिटी में काम कर रहा है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में, उसे प्रोमोटर नहीं माना जाएगा। जैसे सॉलिसिटर मतलब लॉयर, ठीक है, बैंकर, अकाउंटेंट एटसेट्रा आर नॉट रिगार्डेड एज प्रोमोटर, क्योंकि हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। हम वो कंपनी वैसे नहीं बना रहे, हम किसी और के बिहाफ में कंपनी बना के उसको दे रहे हैं। खुद के लिए बनाओगे देन यू विल बी प्रोमोटर, खुद के लिए बनाओगे तो हो जाओगे, लेकिन उस केस में फिर आपके साइन एज अ सीए नहीं चलते, आपको दूसरे के कराने पड़ते हैं। ठीक है। ये अपने में तो क्लैरिफिकेशन लोगे, खुद ही साइन करोगे तो सब अच्छा ही बताओगे, कोई अपने लिए बुरा थोड़ी ना बताता है। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ बेटा, प्रोमोटर कौन होते हैं वो समझ आ गया? तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ
कंपनी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। 3 सेक्शन, क्या 31A, 31B, 31C पहले भी बात की थी। 7 और मोर पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, 31A में लिखा है। 31B में लिखा है 2 पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, 31B में लिखा है। 31C में लिखा है 1 पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ओपीसी बना सकते हैं। क्या लिखा है देखो, 31A 7 or more person lawful object can form a public company. 31B 2 or more person lawful object can form a private company. 31C 1 person lawful object के लिए क्या बना सकता है, OPC 1 person company। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन नंबर हमारा क्या चल रहा है, 7। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखो पूछा जा सकता है आपसे क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कहां पे दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 7 पे। सबसे पहले तो कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन कौन से 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जाएंगे ही जाएंगे, एमओए एओए ड्यूली साइन, एमओए एओए ड्यूली साइन, ये जाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया तुम्हारा, एमओए एओए ड्यूली साइन जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या जाएगी, डिक्लेरेशन। कौन लोग देंगे, 2 बंदे, एक तो देंगे आउटसाइडर और एक होगा इनसाइडर। आउटसाइडर कौन है, पर्सन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। पर्सन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मतलब सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, प्रैक्टिसिंग, आउटसाइडर। आउटसाइडर बंदा वो डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा कि भाई हमने कंपनीज एक्ट और रूल्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। पर्सन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आउटसाइडर है ये, मतलब बाहर वाला है जो सर्विसेज दे रहा है, प्रोफेशनल, जैसे कि प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या फिर लॉयर, ठीक है। और एक देगा कौन, इनसाइडर। इनसाइडर कौन है, जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स में एज अ मैनेजर, डायरेक्टर या सेक्रेटरी आ रहा है, वो इनसाइडर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों मिलकर के क्या लिख के देंगे कि हमने कंपनीज एक्ट और रूल्स की सभी रिलेटेड रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन पूरी कर ली है। डिक्लेरेशन जारी है, 2 बंदे दे रहे हैं, एक तो आउटसाइडर एक इनसाइडर। आउटसाइडर कौन है, पर्सन एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो आपकी कंपनी के निर्माण से जुड़ा हुआ है, आउटसाइड एक्सपर्ट, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या लॉयर। दूसरा इनसाइडर मतलब जो कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर या सेक्रेटरी बनने वाला है, जिसका नाम कंपनी के एओए में आ रहा है एज अ मैनेजर, डायरेक्टर या सेक्रेटरी। क्या लिख के देंगे, कंपनीज एक्ट और रूल्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, ठीक है। ये गई तुम्हारी डिक्लेरेशन सेकेंड पॉइंट में। अब एक और डिक्लेरेशन जारी है, इस बार डिक्लेरेशन कौन दे रहे हैं, देखो, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आपको पता है आगे जाके बनेंगे कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स। भाई प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए, पब्लिक में कम से कम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये आगे जाके बनते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है। तो कौन डिक्लेरेशन दे रहा है, सब्सक्राइबर्स मतलब मेंबर्स, टू बी मेंबर्स, ठीक है। और दूसरा कौन दे रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर वो बंदा है जिसका नाम कंपनी के एओए में दिया हुआ होता है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, कि कंपनी बनने के बाद ये कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। अब ये 2 जने, सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर, 3 बातें लिख के देंगे डिक्लेरेशन में। क्या लिख के देंगे, सबसे पहले कि हमें आज तक कभी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस में दोषी नहीं पाया गया है। हमें आज तक कभी भी कंपनी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी अपराध में दोषी नहीं पाया गया है। दूसरा, हम पिछले 5 सालों में फ्रॉड, मिसफियसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए कभी भी जेल नहीं गए हैं। पिछले 5 सालों में फ्रॉड, मिसफियसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए जेल नहीं गए हैं। और तीसरा, जो जानकारी हम आरओसी को दे रहे हैं ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है। 3 बातें लिख के दी,
हम आज तक कभी भी कंपनी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज में, ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाए गए हैं, दोषी नहीं पाए गए हैं। हमें आज तक कभी भी पिछले 5 सालों में फ्रॉड, मिसफेसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए जेल नहीं हुई है, नॉट कन्विक्टेड। मिसफेसेंस मतलब होता है बेटा मिस यूज ऑफ फंड्स, फंड्स का मिस यूज करना, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन विच वी आर गिविंग टू आरओसी इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज। हमारी जानकारी में बिल्कुल सही है। ये 3 चीजें लिख के देनी है डिक्लेरेशन की फॉर्म में। कौन दे रहा है? सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। अभी शॉर्ट टिक बताऊंगी इसको याद करने की। अभी फिलहाल एक बार पढ़ रहे हैं पूरे डिटेल में, है ना। फिर आया एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। भाई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए एक, है ना। लेकिन कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। हो सकता है जब आप ये एमओए, एओए डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उस समय तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल ना हुआ हो। आपको सिर्फ क्या देना होता है? एमओए के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ स्टेट का नाम देना होता है। सपोज करो मुझे जयपुर में कंपनी बनानी है, तो मुझे एमओए के सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ क्या लिखना होता है? राजस्थान। स्टेट का नाम आता है, प्रॉपर एड्रेस पूरा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लेने के लिए, उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए मेरे पास 30 दिन का समय है, 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है मुझे। तो हो सकता है मैं ये फाइलिंग कर रही हूं उस समय तक मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस की प्लेस फाइनल नहीं हुई है, तो मैंने सिर्फ क्या किया है? स्टेट का नाम दिया है। तो अब मुझे क्या करना है? एक एड्रेस देना पड़ेगा ना, टेम्परेरी एड्रेस, कि आरओसी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहे तो किस एड्रेस पे करेगा? वो एड्रेस तो फाइनल ही नहीं है मेरा कंपनी वाला, तो एक तो टेम्परेरी एड्रेस दूंगी ना कि आरओसी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहे तो किस एड्रेस पे करेगा? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स मतलब आप इसके अंदर बताओगे कि भाई कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल, मेंबर्स का नाम, उनका सरनेम, उनका एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वगैरह। किसकी डिटेल? सब्सक्राइबर्स की डिटेल, मेंबर्स है ना, उनकी डिटेल दे रहे हो आप, फर्स्ट मेंबर्स की। इसके बाद किसके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं? पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम आपको पता है ना, कहां दिया होता है? कंपनी के एओए में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे डिटेल्स दी थी सब्सक्राइबर की, वैसे ही दे देना फर्स्ट डायरेक्टर की। एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या? डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक डायरेक्टर की पहचान होती है, ये एक डायरेक्टर की पहचान होती है। मतलब एक डायरेक्टर को इस नंबर से जाना जाता है। एक बंदा 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और अगर वो किसी भी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है तो उसका डिन नंबर सेम रहेगा। ये कंपनी वाइज अलॉट नहीं होता। कैसे होता है? इंडिविजुअल पर्सन बेसिस पे होता है। एक बंदे को एक नंबर दिया गया है, उसको बोला जाता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो बंदा जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर बनेगा उसका डिन नंबर सेम रहेगा। आईसीआई इसकी एमसीसी की साइट है www.mca.gov.in, वहां पे जाकर के आपका फॉर्म होता है DIR, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आप डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और रजिस्टर करा सकते हो। तो ये वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या नंबर अलॉट होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक डायरेक्टर की पहचान है, डायरेक्टर को इस नंबर से जाना जाता है एमसीए के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो भाई अगर डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है, तो उसका डिन नंबर आपको देना पड़ेगा। बाकी पर्टिकुलर्स तो दो गई, नाम, सरनेम, एड्रेस, वो तो देना ही है, लेकिन साथ में एक नंबर भी कोट करोगे। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मुझसे पूछा है सक्षम ने कि मैम प्रमोटर की डेथ हो गई तब भी उसका नाम आएगा क्या? हाँ भाई, स्टार्टिंग से उसका नाम चलता रहता है और वो आता है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? देखो आगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड देयर कंसेंट। भाई आपने तो बोल दिया ये हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, पर उनकी कंसेंट तो ले लो कि वो बनने को तैयार है कि नहीं है। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं उनकी कंसेंट आएगी राइटिंग में, प्लस फर्स्ट डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी में, किसी फर्म में, ठीक है, किसी एलएलपी में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी में, किसी और फर्म में, किसी और एलएलपी में कोई इंटरेस्ट है तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये वाली कंपनी अगर उस फर्म के साथ, उस एलएलपी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे
तो इस डायरेक्टर को क्या है, उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो पहले ही क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि आपका किसी और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी तरीके का कोई हित तो नहीं है, बताना पड़ेगा। अब देखो याद करने का तरीका क्या लिखा हुआ है, देखो MD@PIC, MD@PIC कैसे याद करेंगे, देखो M का मतलब है MOA AOA, MOA AOA ड्यूली साइन, पहला यही गया था डॉक्यूमेंट। दूसरा D फॉर डिक्लेरेशन, दो डिक्लेरेशन थी, एक आउटसाइडर इनसाइडर वाली जिसमें हम लिख के दे रहे थे कि हमने कंपनीज एक्ट और रूल्स के सभी प्रोविजन फॉलो कर लिए। दूसरी डिक्लेरेशन जाएगी सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर वाली, तीन चीजें लिख के दी थी। आज तक कभी भी कंपनी प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्राइम में गिल्टी नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं कभी भी फ्रॉड मिसफेसेंस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए पिछले 5 सालों में कॉन्विक्ट नहीं किया गया है, एंड द इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज। दोनों डिक्लेरेशन समझ में आ गई। फिर गया @ का मतलब हमेशा क्या होता है, एड्रेस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर आपसे आरओसी कांटेक्ट करना चाहे तो टेम्परेरी एड्रेस बता दिया। P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर्स, दो जनों के देने थे, सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स, उनके नाम, एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह। लेकिन डायरेक्टर के केस में एक एक्स्ट्रा जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रहेगा। लास्ट आया IC, I मतलब इंटरेस्ट और C मतलब कंसेंट, इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। यस, हो सकता है, हो सकता है, 20 कंपनीज की लिमिट है। दे रखी है एक्ट में, एक्ट में दी हुई है कि मैक्सिमम कितनी कंपनी में बन सकता है, 20 में। हाँ, होल टाइम मत बनो, आप क्या करो, पार्ट टाइम हो, अलाउड है। मैक्सिमम लिमिट कितनी दी हुई है, 20। लेकिन जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा ना बेटा, डिन नंबर सेम रहता है, डिन नंबर सेम रहता है, ये पर्सन बेसिस पे अलॉट होता है। यहां तक करा दूं क्या ऐसे, ये बताओ। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मेरे मुंह से MC से निकलने वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैंने कंट्रोल किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है बेटा MCA, उसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in, वहां पे आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो वहां से आपको ये डिन नंबर अलॉट होता है, ठीक है। चलो, सेवन, हाँ, और प्राइवेट में वो जो कम से कम 2 होने चाहिए, वो सब्सक्राइबर्स है जो बनेंगे आगे जाके कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स, कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स। तो अब ये देखो, यहां तक का पोर्शन मैं करवा रही हूँ, डॉक्यूमेंट टू बी फाइल तक। ICWA भी हमारी तरह ही इंस्टीट्यूशन है, अब उसको CM में बोलने लग गए, CM में, अब CM में बोलने लग गए, हम लोग के टाइम पे ICWA बोलते थे, नाम चेंज हो गया उसका। ये तीनों ही सिस्टर कंसर्न्स ही हैं, CA, CS, ICWA, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉमर्स वाले ये 3 ही करते हैं बेसिकली, है ना। हाँ बेटा, हाँ हाँ, प्रोमोटर अपने पास कोटा रख लेते हैं बेसिकली, यूजुअली करते कैसे कंट्रोल, शेयर्स रख लेते कुछ अपने पास, किसी ना किसी फॉर्म में रेम्यूनरेट खुद को तो करवाते ही है ना। यूजुअली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हैं ना, वो उन्हीं की कंसेंट से ही तो बने हैं, उसी के डायरेक्शन से ही तो काम कर रहे हैं। प्रमोटर की डेफिनेशन में 3rd पॉइंट साफ कह रहा है, जिसकी एडवाइस या डायरेक्शंस पे क्या कर रहे हैं, BOD काम कर रहे हैं, जिसका कंपनी के अफेयर्स पर क्या है, कंट्रोल है, वो प्रमोटर है। डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है। आगे क्या दिया यहाँ पे देखो बेटा, ये 3 रिक्वायरमेंट आ गई। 7 और मोर पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बना सकते हैं, हमारी पब्लिक कंपनी। 2 और मोर पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन क्या बना सकता है, OPC फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। याद रखना दिमाग में क्या क्या था, MD@PIC, ठीक है, सारे याद आएंगे आपको अभी अभी। देखो सेक्शन नंबर कौन सा, 7, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन विद ROC। पहला MD@PIC, M
memorandum articles duly signed by all the subscribers. Signed by all the subscribers. डी मतलब पहले डी का मतलब यहां आ गया डिक्लेरेशन. पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जिसको मैंने क्या बोला था, आउटसाइडर. कौन आता है इसके अंदर? एडवोकेट, CA, ICWA. दूसरा, अ पर्सन हु इज नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, इसको मैंने क्या बोला था, इनसाइडर. ठीक है, क्या लिख के देंगे? लिख के देंगे कि हमने इस एक्ट और रूल्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है. ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड द रूल्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विद. यही पढ़ा था अपन ने. अब आएगी दूसरी डिक्लेरेशन. इस बार डिक्लेरेशन कौन देंगे? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम और पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल्स. क्या चीज लिख के दे रहे हैं? देखो, कंपनी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी ऑफेंस में आज तक कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं. फ्रॉड, मिसफेसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड पिछले 5 सालों में किसी भी ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाए गए हैं. जो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल कर रहे हैं, करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है. एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड. जब तक आपका एड्रेस फाइनल नहीं हो जाता तो एक टेम्पररी एड्रेस दोगे जिस पर आरओसी आपसे कम्युनिकेट कर सके. पर्टिकुलर्स दे रहे हैं. अब किसके पर्टिकुलर्स हैं? देखो, सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स हैं. नाम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एटसेट्रा डाल देना. ETC डॉट डाला देना बस. पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज द, करेक्शन करो, फर्स्ट डायरेक्टर्स. भाई सब्सक्राइबर तो ऊपर ही आ गए ना. फर्स्ट डायरेक्टर्स क्यों कराया मैम ने? देखो, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है, इससे पता चल जाएगा आपको. ये देखो, किसका होता है? डायरेक्टर का ही तो होता है ना. हाँ, बन सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में बनते हैं. मेंबर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक वो डायरेक्टर नहीं है तब तक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. एक्चुअली जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी राइट होता है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्टर अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकते हैं. एक्ट में कई जगह लिखा हुआ है, बट वो काफी एडवांस लेवल है, अपन अभी नहीं ले रहे. आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हाँ बन सकते हैं. हाँ, बन सकते हैं. एक डायरेक्टर पब्लिक कंपनी का क्वालिफिकेशन शेयर लेने होते हैं उनको, तो उस केस में उसके पास कंपनी के शेयर्स होंगे तो मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी तो है ना, वो बोला मैंने. नेक्स्ट आया पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट. किसके? पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट. आप बताओगे कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर का किसी और बॉडी कॉर्पोरेट या किसी फर्म में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, प्लस उनकी कंसेंट की वो डायरेक्टर बनने को तैयार है. उनकी कंसेंट की वो डायरेक्टर बनने को तैयार है. यहां तक समझ आया क्या? ये बताओ मुझे. ये हमने क्या पढ़ा? रिक्वायरमेंट पढ़ ली, कितने कितने बंदे होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करने हैं वो पढ़ लिए. ठीक है, अब आगे का क्या काम करेंगे? अब अगर अपना रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि सारी चीजें सही हैं, तो क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा हमारी कंपनी को और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देगा. क्या लिखा है देखो, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड. अगर सेटिस्फाई हो गया आरओसी कि आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं बिल्कुल सही हैं, आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा, आपकी कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देगा और आपकी कंपनी को एक नंबर अलॉट कर देगा जिसको बोला जाता है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे डिन नंबर डायरेक्टर की पहचान है, वैसे ही सिन नंबर कंपनी की पहचान है. इस नंबर के थ्रू आप कंपनी का डेटाबेस सर्च कर सकते हो एमसीए की साइट पे. कंपनी को इस नंबर से एमसीए जानता है.
क्या लिखा हुआ है देखो, सिन नंबर होता है। कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी जो है वो अस्तित्व में आ गई, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी विल बी अलॉटेड अ नंबर, जिसको क्या बोलेंगे, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है कंपनी को जिंदगी भर संभाल के रखने हैं, कहां पर, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी हैज टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी जिंदा है, वाइंडिंग अप नहीं हो जाती, तब तक उसको इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिंदगी भर संभाल के रखने हैं। मैंने कहा था दो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो जिंदगी भर रखने पड़ते हैं और एक रखने होते हैं 8 सालों के लिए। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन वाले, इसको कब तक रखना है, जिंदगी भर रखना है। याद रहेगी चीज। नेक्स्ट इसके अंदर क्या बोला, अगर आपकी कंपनी, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सप्रेस यानी कि छिपा करके बनाने की कोशिश की, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन होता कंपनी का उससे पहले आरओसी ने पकड़ लिया कि आप जो है गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो भी दोषी व्यक्ति है, गिल्टी पर्सन ही बोलूंगी ना, उसके ऊपर फ्रॉड वाली पेनल्टी, कंपनीज एक्ट में कहीं भी फ्रॉड हो, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी। क्या लिखा है देखो, इफ द कंपनी टू बी फॉर्म्ड, अभी तक बनी नहीं थी, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जो भी गिल्टी पर्सन है, पेनल्टी किसकी लगेगी, सेक्शन 447 की पेनल्टी फ्रॉड की लगेगी। ये तो भाई बनने से पहले आरओसी की पकड़ में आ गया, अगर बनने के बाद में पकड़ में आता तो क्या होता, वो देखो, कंपनी तो हमारी बन गई और कंपनी बनने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इससे पहले वर्ड यूज किया था प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले आरओसी ने पकड़ लिया था। इस बार कंपनी बन गई, उसके बाद पता चला कि कंपनी बनी है फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपाकर, ठीक है। तो अब तो हमारे पास नाम है ना बेटा, जिन्होंने डिक्लेरेशन दी थी, जो कंपनी के प्रोमोटर है उनको पकड़ेंगे ना, अब बस गिल्टी पर्सन की जगह वर्ड रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे देखो, कंपनी ऑलरेडी फॉर्म गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी के कौन है, प्रोमोटर, जिन्होंने क्या दी थी, डिक्लेरेशन, जिनका नाम एओए में आ रहा है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, पेनल्टी सेम, कौन सी, सेक्शन 447 की फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी। यहां तक समझ में आया क्या, ये बताओ, ठीक है। तो इतना पोर्शन आज कर लो, इसके आगे का मैं तुम्हें कल करवाऊंगी। यहां तक सही है, हैप्पी ना। और कोई क्वेरी है तब तक मैं ले लेती हूँ। मैम सब्सिडरी कंपनी का भी सिन नंबर सेम हो गया क्या, नहीं बेटा, अलग अलग होता है, अलग होता है, सेम नहीं होता। और कोई क्वेरी बेटा किसी की, एनी क्वेरी, जयंत, सक्षम, गायत्री, चंद्र प्रकाश। मैम कोई कंपनी जयपुर में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बेटा अब जयपुर स्टॉक एक्सचेंज तो तुम्हारा बंद हो गया, अब वो मर्ज हो गया है, आगे जाके एनएससी में मर्ज कर दिया उसको। मैम कोई कंपनी जयपुर में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसके शेयर्स की ट्रेडिंग सर जयपुर में भी हो सकती है क्या, यहाँ वाला आप बंद हो गया बेटा, पहले था तो हो सकती थी। रिया का क्वेश्चन है, मैम प्री इनकॉर्पोरेशन वाले केस में भी प्रोमोटर्स को ही पेनल्टी लगेगी ना, बेटा वहां पे गिल्टी पर्सन वर्ड है और यूजुअली वो होंगे प्रोमोटर ही, लेकिन वर्ड यूज इज गिल्टी पर्सन, जिसकी भी गलती है उसको मानेंगे, प्रोमोटर वर्ड यूज नहीं कर रहे, गिल्टी पर्सन वर्ड यूज करेंगे बस, मतलब वही है। लेकिन और कोई क्वेरी किसी की बेटा, नथिंग, कोई क्वेरी नहीं है किसी की, और बताओ, चलो फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ बेटा बोल, हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी यहाँ की नहीं है, बाहर